बारे में। और कोडेटा के बारे में हमने संक्षिप्त एक वर्गीकरण, उसका क्लासिफिकेशन देख लिया था शॉर्ट में, कि किस प्रकार से उसको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था, एक क्रेनिएटा और क्रेनिएटा। किसके आधार पर डिवाइड किया था इसको? क्रैनियम बॉक्स की उपस्थिति और उसकी एब्सेंस के आधार पर। जिसमें क्रैनियम बॉक्स उपस्थित होता है उसको कहा था क्रेनिएटा, और जिसमें क्रैनियम बॉक्स नहीं था उसको कहा था एक्रेनिएटा। अब एक्रेनिएटा के अंदर हमने देखा था कि तीन सब फाइलम थे उसमें, है ना। तो उसको कहा था हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा और सिफेलोकोडेटा। आज हम हेमिकोडेटा के बारे में पढ़ेंगे, यानी हमें प्रोटोकोडेटा या एक रेनिएटा के बारे में आज हमें पढ़ना है। तो प्रोटोकोडेटा के बारे में आज चर्चा करेंगे अपन। और प्रोटोकोडेटा जो है उसके तीन सब फाइलम हैं। एक तो है हेमिकोडेटा आपका, दूसरा है यूरोकोडेटा और तीसरा आपका जो है वो है सिफेलोकोडेटा। अब बात करते हैं प्रोटोकोडेटा के अंदर हेमिकोडेटा की। तो हेमिकोडेटा जो आपका उपसंघ है, जिसको प्रोटोकोडेटा में रखा गया है, जिसको कोडेटा संघ में रखा गया, फाइलम में रखा गया है। एक्चुअली मैंने तब भी बताया था आपको कि हेमिकोडेटा जो है, इसके लक्षण जो होते हैं कोडेटा से मैच नहीं कर रहे हैं। पहले इसको कोडेटा में रखा गया था, लेकिन वर्तमान में इसको क्या कर दिया गया है? स्वतंत्र रूप से अकशेरुकी संघ माना गया। इसको एक इंडिपेंडेंट इनवर्टिब्रेट फाइलम माना जाता है इसको, इसलिए इसको क्या कर दिया गया? कोर्डेटा से निकाल दिया गया। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि कौन सा ऐसा फाइलम है जिसको कोर्डेटा से निकाल दिया गया है, तो वो है हेमिकोडेटा। फिर भी हम पढ़ क्यों रहे हैं इसको? तो इसको इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि स्टडी में आसानी हो, इसलिए हेमिकोडेटा में इसको रखा गया। बाकी बात करते हैं यूरोकोडेटा और सिफेलोकोडेटा की। तो ये दोनों जो हैं इनको कहते हैं अकशेरुकी कॉर्डेट, ठीक है ना। अकशेरुकी कॉर्डेट या इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट कॉर्डेट कहते हैं। साथ में इनको प्रोटोकॉर्डेट भी कहा गया है। प्रारंभिक या आदिम कॉर्डेट भी कहते हैं, प्रिमिटिव जो कॉर्डेट्स होते हैं, है ना, जो बहुत पहले से हैं। या इनको फर्स्ट कॉर्डेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फर्स्ट कॉर्डेट भी कहा जाता है। तो किसकी बात कर रहे हैं हम? यूरोकोडेटा और सिफेलोकोडेटा की। तो यूरोकोडेटा और सिफेलोकोडेटा को अकशेरुकी कॉर्डेट भी कहा जाता है, इनको प्रोटोकोडेट भी कहा जाता है। तो आपका जो सिलेबस है वो पूरा फर्स्ट यूनिट जो है वो प्रोटोकोडेट भी है, किस पर है? प्रोटोकोडेट। लेकिन जब इसको शामिल किया है आपके सिलेबस में, तो हम हेमिकोडेट को थोड़ा सा देख लेते हैं, इसका क्लासिफिकेशन भी आज देख लेते हैं। तो हेमिकोडेटा, हेमी मीन्स होता है आपका हाफ। हेमी मीन्स क्या होता है? हाफ होता है। हाफ मतलब आधा। कॉर्ड मतलब वही रज्जु होता है, ठीक है। मतलब जिसमें रज्जु पाया जाए, कॉर्ड पाया जाए, लेकिन कॉर्ड जैसी संरचना पाई जाती है, या आधा कॉर्डेट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? आधा कॉर्डेट है, या ये पार्शियल कॉर्डेट है। कैसा है? पार्शियल कॉर्डेट है, आंशिक कॉर्डेट कहा गया, पूरी तरह से कॉर्डेट नहीं है ये हेमिकोडेटा नेम किसने दिया था इसको? बैट्सन ने दिया था। किसने दिया था? बैट्सन ने। अब इसके कुछ जनरल कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। जनरल कैरेक्टर्स जो हैं ये कैसे होते हैं? ये वर्मीफॉर्म होते हैं, एनिमल्स हैं, कृमि रूपी होते हैं। कृमि मतलब जो कीड़े रूप में होते हैं, ठीक है ना। जैसे आपने सुना होगा अर्थवॉर्म है, ये सब कृमि रूप होते हैं। तो इनको क्या नाम दिया गया है हेमिकोडेटा को? ये कृमि रूप में होते हैं तो इनको एकोन कृमि भी कहा जाता है। एकोन मतलब जो आग का फल होता है उसको एकोन कहते हैं, ठीक है। और एक होता है जिह्वा कृमि, टंग वॉर्म भी कहते हैं, क्योंकि इसका साइज वैसा होता है, टंग जैसा होता है, आगे से तीखा होता है ना। साथ में ये एकल होते हैं। कैसे रहते हैं? तो एकल रहते हैं, या तो सिंगल रहते हैं, या फिर कॉलोनियल भी हो सकते हैं। कॉलोनियल मतलब निवही ग्रुप में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? तो मराइन वाटर में रहते हैं अधिकतर। कहाँ रहते हैं? मराइन वाटर में रहते हैं, समुद्र में रहते हैं। और वो भी कहाँ रहते हैं? उसके बॉटम में रहते हैं, ठीक है ना, सी बॉटम पे रहते हैं। इनकी बॉडी जो होती है, इनका जो शरीर होता है वो होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है, कोमल होता है, अखंडित होता है, नॉन सेगमेंटेड होता है, मतलब शरीर खंडों में विभक्त नहीं होता है। साथ में जो सिमेट्री पाई जाती है वो पाई जाती है बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है, द्विपार्श्व सममिति। बायलैटरल सिमेट्री मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी, मान लीजिए कोई एनिमल है ये, ठीक है ना, इस एनिमल को अगर हम शरीर के बीचों बीच से काटें तो ये दो बराबर भागों में बटे, ठीक है ना। तो उसको कहते हैं बायलैटरल सिमेट्री। यानी अगर बीच में से उसको काटा जाए तो उसके दोनों पार्ट जो होंगे वो बराबर होंगे। जैसे मनुष्य की बात करें तो हमारे अंदर भी जो सिमेट्री होती है वो बायलैटरल सिमेट्री होते हैं। मतलब अगर बीचों बीच से अगर इसको काटा जाए तो दायां भाग और बायां भाग दोनों के दोनों क्या होंगे? एक जैसे होंगे, सेम टू सेम होंगे, ठीक है। इसको कहते हैं बायलैटरल सिमेट्री। सिमेट्री अलग अलग प्रकार की होती है, एरियल सिमेट्री भी होती है, ठीक है, एसिमेट्रिक भी होती है। उसके अलावा जो जनन स्तर होता है, ठीक है ना, जो जर्म्स लेयर होती हैं वो तीन होती हैं, इसलिए इनको कहते हैं ट्रिप्लोप्लास्टिक। क्या कहते हैं? ट्रिप्लोप्लास्टिक। त्रिजनन स्तरीय होते हैं। तीन जनन स्तर कौन कौन से होते हैं? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है ना। ये तीन जनन स्तर से मिलकर के बना रहता है। और एक इंपॉर्टेंट पार्ट कि इनके शरीर में तीन भागों में विभाजित होता है। इनकी जो बॉडी होती है वो तीन पार्ट में डिवाइडेड होती है ना। कौन कौन से तीन पार्ट होते हैं? एक तो होता है प्रोबोसिस,
जिसको शुंड कहते हैं, ठीक है ना। दूसरा होता है कॉलर, और तीसरा होता है ट्रंक वाला पार्ट जिसको धड़ कहा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, धड़ कहा जाता है। तो ये चार कैरेक्टर हुए। आगे की बात करते हैं। इसके अलावा इनमें जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो बिल्कुल पूरे बॉडी में फैली हुई रहती है ना, कंप्लीटली रहती है, स्ट्रेट होती है, सीधी होती है, और यू शेप्ड की ट्यूब के रूप में भी होती है। जैसे होती है यू शेप्ड ट्यूब के रूप में होती है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है, मैंने जो बताया था प्रोबोसिस, जो ऊपर का होता है हेड वाला पार्ट बनाता है शुंड, उसमें खोखली यानी जो हॉलो मुख अंधवर्द पाया जाता है। ये नाम याद रखना, मुख अंधवर्द, इसको इंग्लिश में कहते हैं बकल डाइवर्टिकुलम। अब ये एक कैरेक्टर इतना अलग है जिसकी वजह से इसको क्या कर दिया था, कॉर्डेटा में रख दिया था पहले, ठीक है ना। इस बकल डाइवर्टिकुलम या मुख अंधवर्द जो उसके अंदर उपस्थित होता है, किसके अंदर उपस्थित होता है, शुंड में। किसकी बात कर रहे हैं, हेमिकॉर्डेटा की शुंड में, जिसके कारण इसको पहले कहाँ रखा था, नोटोकॉर्ड समझा जाता था इसको, और नोटोकॉर्ड समझ करके इसको कहाँ रख दिया था, कॉर्डेटा में रख दिया था। बाद में पता चला ये नोटोकॉर्ड नहीं है, ठीक है, ये क्या है, एक अलग संरचना है जिसको कहा है बकल डाइवर्टिकुलम, मुख अंधवर्द। कहाँ पाया जाता है, शुंड में। तो इसको वापस कहा क्या कर दिया, कोर्डेटा से निकाल दिया। इसमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ये सरल टाइप का होता है, बिल्कुल सिंपल टाइप का होता है, और ओपन टाइप का होता है। ओपन टाइप का और एक क्लोज टाइप का, दो प्रकार की बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, ओपन और क्लोज। ओपन मतलब ये होता है शरीर में जो ब्लड होता है, ठीक है ना, हमारे अंदर पाया जाता है क्लोज टाइप का। क्लोज टाइप का क्यों होता है, क्योंकि हमारे अंदर जो ब्लड होता है वो खुले कोशिकाओं उत्तकों के टिश्यूज के संपर्क में नहीं रहता, सीधा कहाँ रहता है, सीधा वेंस के अंदर, आर्टरीज के अंदर, वहाँ बहता है, नलिकाओं में बहता है ना। तो इसलिए उसको कहते हैं ओपन, खुद बंद प्रकार का, क्लोज टाइप का। लेकिन जब खुले प्रकार का हो, मतलब ब्लड जो होता है सीधे के सीधे सेल्स के संपर्क में रहेगा, टिश्यूज के संपर्क में रहेगा, तो उसको कहते हैं ओपन प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है ना। उसके अलावा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनमें, कैसा रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल, यानी जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया है वो सेक्सुअल होती है ना। तो नर में और मादा में, यानी मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग प्रकार के सेक्सुअल ऑर्गन पाए जाते हैं। और जो निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन जो होता है, वो होता है बाह्य प्रकार का। कैसा होता है, बाह्य प्रकार का। तो बाह्य प्रकार का एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, अब ध्यान सुनने, जो फर्टिलाइजेशन होता है वो भी दो टाइप का होता है, एक तो बाह्य होता है, एक आंतरिक होता है। बाह्य किस में हो रहा है, इसमें हो रहा है, हेमिकोडेटा में। बाह्य का मतलब ये होता है कि ये अपने नर जो होगा, जो मैल होगा, वो अपने स्पर्म को क्या करेगा, पानी के अंदर, समुद्र के अंदर छोड़ देगा, ठीक है। और मादा के एग भी क्या होगी, वो भी समुद्र के अंदर छोड़ देगी, और दोनों जब मिलते हैं तो वहीं बाहर, शरीर के बाहर जब फर्टिलाइजेशन हो, फर्टिलाइजेशन का मतलब समझते हैं आप कि मेल गैमिट और फीमेल गैमिट जब आपस में मिलते हैं तो जो जाइगोट बनता है ना, युग्मनज बनता है, उस क्रिया को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो कहाँ होता है, समुद्र जल में होता है। कहाँ होता है, शरीर के बाहर, इसलिए को कहा गया है एक्सटर्नल। और परिवर्तन जो डेवलपमेंट होता है, यानी जो जाइगोट होता है, धीरे धीरे एम्ब्रियो में डेवलपमेंट होता है, भ्रूण में बदलता है ना। तो ये लार्वा अवस्था से बदलता है, उस लार्वा का नाम है टॉर्नेरिया लार्वा। कौन सा लार्वा है, टॉर्नेरिया लार्वा। अब बात करते हैं हेमिकोडेटा संघ के वर्गीकरण की, इसको थोड़ा सा हम डिवाइड कर लेते हैं। देखिएगा, हेमिकोडेटा जो संघ है उसके अंदर चार वर्ग हैं। वैसे मुख्यतः तो दो वर्ग ही माने गए इसके अंदर, ठीक है ना, दो और बाद में जोड़े गए, ये दोनों जो हैं वो बाद में जोड़े गए, ठीक है। इसलिए मेनली जो हैं दो हैं, एक तो है एंटेरोपन्यूस्टा और दूसरा है टेरोब्रैंकिया। एंटेरोपन्यूस्टा और दूसरा है टेरोब्रैंकिया। एंटेरोपन्यूस्टा जो है इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इसके अंदर एक आता है बेलेनोग्लोसस। कौन सा है, बेलेनोग्लोसस। इस बेलेनोग्लोसस के कारण ही हेमिकोडेटा को एकॉन क्रमी भी कहा जाता है, ठीक है ना। दूसरा सेफोग्लोसस, प्रोटोग्लोसस, डोलिकोग्लोसस, टाइकोडेरा, स्पोंजिलिया, ठीक है ना। ये सारे एंटरप्निस्टा जो इसकी क्लास है, हेमिकोडेटा के अंदर चार क्लास हैं, उसके अंदर है एंटरप्निस्टा के एग्जाम्पल्स हैं। दूसरी बात करते हैं टेरोब्रेंकिया। टेरोब्रेंकिया में दो ऑर्डर्स भी हैं, ठीक है ना, दो ऑर्डर्स भी हैं, क्योंकि आपके एक जो क्लासिफिकेशन बताया है सिलेबस में वो ऑर्डर्स तक का है, तो ऑर्डर्स तक हमें देखना पड़ेगा, एग्जाम्पल विद इन एग्जाम्पल। तो दो ऑर्डर्स में एक है रेप्डोप्लूराइडा, दूसरा है सेफेलोडिस्टिडा, ठीक है। रेप्डोप्लूराइडा जो है इसमें एक एग्जाम्पल आता है रेप्डोप्लूरा का आपके, और सेफेलोडिस्टिडा में सेफेलोडिस्कस और एटुबेरिया, ठीक है ना। ये संरचना भी बहुत अच्छी है एटुबेरिया की। उसके अलावा तीसरा जो आपका क्लास है वो है प्लैंक्टोस्फेरोइडिया, ठीक है ना, प्लैंक्टोस्फेरोइडिया। और चौथी जो क्लास आती है वो आती है ग्रेप्टोलिटा। कौन सी आती है, ग्रेप्टोलिटा। तो इस प्रकार से आपने क्या क्या चीज़ें देख ली। एक तो प्रोटोकोडेटा में आपने देखा कि
प्रोटोकॉर्डेट्स जो होते हैं, तीन जो सबफाइलम होते हैं, हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा और सिफिलोकोडेटा, इन तीनों से मिलकर बना होता है। हेमिकोडेटा को कोडेटा में शामिल नहीं किया गया, इसको अलग एक इंडिपेंडेंट, ठीक है ना, इनवर्टिब्रेट ग्रुप के अंदर रखा गया है, फाइलम के अंदर, है ना, कोडेटा से निकाल दिया है। यूरोकोडेटा और सिफिलोकोडेटा जो बचे हैं उन्हीं को हम आज की तारीख में प्रोटोकोडेटा में काउंट करते हैं। तो अगली बार जो हम क्लास में पढ़ेंगे वो यूरोकोडेटा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगली बार आपको यूरोकोडेटा के बारे में, उसकी जनरल कैरेक्टर्स हैं, उसका क्लासिफिकेशन है, ये चीज़ मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। थैंक यू। बाद में हमने देखा था कि यूरोकोडेटा भी होता है उपसंग इसका सबफाइलम, और एक सबफाइलम होता है सफेलोकोडेटा। तो आज हम यूरोकोडेटा को कंप्लीट करेंगे। यूरोकोडेटा जो आपका सबफाइलम है, यूरोकोडेटा का मतलब क्या होता है पहले ये समझिएगा कि यूरोकोडेटा दो वर्ड से मिलकर बना है। एक तो होता है यूरोस, एक होता है कोडेट, ठीक है। यूरोस का मीन्स होता है टेल, ठीक है ना, यूरो मतलब होता है टेल, और कोड मतलब होता है रज्जू आपका, ठीक है। तो इनकी जो टेल होती है, इनकी जो पूंछ होती है, जिसको दुम भी कहते हैं, उस दुम में रज्जु पाया जाता है, यानी जो नोटोकॉर्ड पाई जाती है। हम ये कोडेटा पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। कोडेटा को तीन आपके उसमें डिवाइड किया गया था, अलग अलग उपसंगों में। तो इसमें जो टेल पाई जाती है उसी के अंदर नोटोकॉर्ड पाया जाता है। तो जो नोटोकॉर्ड है या जो नर्व कॉर्ड है, ठीक है ना, तंत्रिका रज्जु या पृष्ठ रज्जु, दोनों कहाँ पाए जाते हैं? टेल वाले पार्ट में पाए जाते हैं, बॉडी के और किसी पार्ट में पाए नहीं जाते हैं। इसलिए इनको क्या नाम दिया गया है? यूरोकॉर्डेट्स नाम दिया गया, ठीक है, क्लियर। इसको तीन क्लासेस में डिवाइड किया गया। कौन कौन सी क्लासेस हैं? एक तो है एसिडिएशिया, कौन सा है? एसिडिएशिया। दूसरा है थेलिएशिया, और तीसरा जो है वो है लार्वेशिया। तो तीन क्लासेस हैं इनकी, एसिडिएशिया, थेलिएशिया और लार्वेशिया। एसिडिएशिया में जो दो ऑर्डर होते हैं, हमें ऑर्डर तक पढ़ना है, दो ऑर्डर होते हैं, एक होता है एंटीरोगोना और दूसरा होता है प्लूरोगोना, ठीक है, एंटीरोगोना और प्लूरोगोना। तो एंटीरोगोना के बारे में बात करते हैं। एंटीरोगोना कुछ एग्जाम्पल हैं यहाँ पर। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? एक तो है एसिडिया, एक है आपका सायोना, फैल्यूसिया, क्लेवाइना। ये सारे जो एग्जाम्पल हैं वो आते हैं आपके एंटीरोगोना में। किस में आते हैं? एंटीरोगोना में। ये सब आते हैं आपके एंटीरोगोना में। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? एक तो है आपका एसिडिया, दूसरा है सायोना, फैल्यूसिया, उसके अलावा क्लेवाइना। ये सारे एंटीरोगोना ऑर्डर के अंदर आते हैं। दूसरा जो ऑर्डर है वो है प्लूरोगोना। कौन सा है? प्लूरोगोना। इसके अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आता है हर्डमानिया, जिसकी टाइप स्टडी आपके सिलेबस में भी है आपके, ठीक है ना। तो इसको हमें डिटेल में पढ़ना होगा बाद में, हार्डमानिया के बारे में इसकी पूरी टाइप स्टडी पढ़नी पड़ेगी। बॉट्रिलस है, मोलग्यूला है, स्टाइला है, ये जो है वो आपके आते हैं प्लूरोगोना में। तो जब अपन क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हर्डमानिया का, तो अपन देखेंगे कि उसका फाइलम कौन सा है, सब फाइलम कौन सा है, उसका ऑर्डर कौन सा है, उसकी क्लास कौन सी है, ठीक है ना। तो तब ये चीज़ें आएंगी कि उसकी क्लास जो है वो है आपकी एसिडिएशिया और उसका ऑर्डर है वो है प्लूरोगोना, और उसका फाइलम कौन सा होता है? कोडेटा फाइलम हम पढ़ रहे हैं। उसके अंदर जो सब फाइलम है वो है आपका प्रोटोकोडेटा के अंदर ही हम पढ़ रहे हैं यूरोकोडेटा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं थेलिएशिया। सेकंड जो यूरोकोडेटा का वर्ग है थेलिएशिया, इसमें तीन ऑर्डर होते हैं। एक होता है पायरोसोमिडा, दूसरा होता है डोलियोलिडा और तीसरा होता है सेल्पिडा। तीन होते हैं। और पायरोसोमिडा का एग्जाम्पल पायरोसोमा याद रह जाता है। डोलियोलिडा जो है उसके दो एग्जाम्पल हैं, डोलियोलम और डोलियोप्सिस। और सल्पिडा जो है उसमें एक तो सल्पा होता है और एक होता है स्काइलोसल्पा। ये कुछ एग्जाम्पल होते हैं अलग अलग ऑर्डर्स के अंदर। थर्ड जो है इसका वो है लार्वेशिया। लार्वेशिया जो वर्ग है, क्लास है, उसके अंदर दो ऑर्डर पाए जाते हैं। एक होता है एंडोस्टाइलोफोरा, ठीक है। एंडोस्टाइलोफोरा जो है उसके अंदर जो एग्जाम्पल हैं वो है आइकोप्ल्यूरा और एपेडिक्यूलेरिया। ये दो एग्जाम्पल इसके अंदर दिए हुए हैं। और आपका जो दूसरा ऑर्डर है वो है पोलिस्टाइलोफोरा, और इसके अंदर जो एग्जाम्पल है वो है कॉवलेक्सिया। ये इसके अंदर एग्जाम्पल आपके दिया हुआ है, ठीक है। तो ये उदाहरण हो गए कि कौन कौन से इसमें क्लासेस होती हैं और उन क्लासेस के अंदर कौन कौन से ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। और उसके आधार पर अब जब भी कभी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो क्लासिफिकेशन में कुछ चीज़ें आप देखेंगे, और वो होती हैं आपकी, एक तो आपको क्या याद रखना पड़ता है? फाइलम। एक तो याद रखना पड़ता है फाइलम यानी उसका संघ, ठीक है। संघ के बाद में एक याद रखना पड़ता है उसकी क्लास, ठीक है ना। क्या याद रखनी पड़ती है? क्लास यानी उसका वर्ग। संघ, वर्ग, एक होता है ऑर्डर, एक क्या होता है?
ऑर्डर, ऑर्डर मतलब उसका गण, ठीक है। ऑर्डर के बाद में संघ, वर्ग, गण, गण के बाद में वंश आता है, उसका जीनस, उसका जिन्स, ये याद रखना पड़ता है, उसका वंश। और एक होती है जाति, जिसको हम कहते हैं स्पीशीज, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं, स्पीशीज। तो ये कुछ चीज़ें हमें याद रखनी पड़ती हैं, फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर है, जीनस है, स्पीशीज है। ये आपके प्रैक्टिकल में भी ये चीज़ें कुछ होती हैं जो आपको स्पेसिमेन के अंदर याद रखनी होती हैं। और नॉर्मली पता भी होना चाहिए कि कौन सा जो एनिमल है कौन से फाइलम से बिलोंग करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट इसके आगे बात करते हैं। इसके बाद इसके जनरल कैरेक्टर देखते हैं, किसकी, यूरोकोडेटा के। यूरोकोडेटा के जो जनरल कैरेक्टर हैं उनके बारे में बात करें तो ये क्या होते हैं, मराइन वाटर में रहते हैं, समुद्री होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं, और वर्ल्ड वाइड होते हैं, पूरे वर्ल्ड में समुद्र के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। और अधिकतर ये जो होते हैं एंडेमिक होते हैं, स्थानबद्ध होते हैं। एंडेमिक का मतलब ये होता है स्थानबद्ध वे जातियाँ होती हैं जो किसी स्थान विशेष में अधिकतर रहना पसंद करती हैं, तो वो कहलाते हैं स्थानबद्ध एंडेमिक स्पीशीज। और साथ में मुक्त प्लावी भी होती हैं। मुक्त प्लावी मतलब जो मुक्त रूप से फ्लोटिंग करती हैं, फ्री फ्लॉय होती हैं, तैरती हैं, ठीक है ना, पानी के ऊपर, वो कहलाती हैं मुक्त प्लावी। दूसरा, इनका वयस्क शरीर जो होता है अपहासित होता है, यानी जो इनकी एडल्ट की बॉडी जो होती है वो बिल्कुल डीजेनरेटेड हो जाती है। अपहासित मतलब नष्ट हुई, है ना, कहीं से इनको कुछ नुकसान हो जाता है बॉडी को, उसको कहते हैं अपहासित, यानी डीजेनरेटेड हो जाती है। एक तो होती है रीजनरेटेड, है ना, जिसको पुनर्जनन कहते हैं, कि नए तरीके से बन गई। जैसे छिपकली की पूंछ है, टूट गई तो कुछ दिनों बाद वापस नहीं आ जाती, उसको कहते हैं रीजनरेशन, है ना। और ये होती है डीजनरेटर, यानी खत्म हो जाती है, उसके बाद वापस नहीं आती है। और बॉडी जो होती है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर बंद रहती है, कोश के समान होती है, ठीक है। तीसरा जो इसका कैरेक्टर है कि शरीर पर एक बिल्कुल सेफ्टी आवरण पाया जाता है, सेफ्टी कवर पाया जाता है, जिसको कंचुक या ट्यूनिक कहते हैं, या इसको चोल भी कह सकते हैं, टेस्ट भी कह सकते हैं। उससे ये क्या करता है, पूरी तरह से ढका रहता है। तो बॉडी पर क्या पाया जाता है, कवर पाया जाता है, जिसको ट्यूनिक भी कहते हैं। और ट्यूनिक के आधार पर इस यूरोकोडेटा को एक और नाम दिया गया है, ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं इनको। क्या कहते हैं, ट्यूनिकेट्स। और ये ट्यूनिक जो होता है ये कुछ सेलुलोज के जैसा ही बना होता है। किसका बना होता है, ट्यूनिसिन का बना होता है। ट्यूनिसिन एक सेलुलोज जैसा ही होता है। इसका सूत्र है C5H10O5। सेलुलोज का सूत्र क्या होता है आप जानते हैं, C6H12O6। ये सेलुलोज का सूत्र होता है, ग्लूकोज का ही एक उत्पाद है। तो ये कुछ आपके तीन इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। अब इसके आगे बात करते हैं अपन कि शरीर पर क्या पाया जाता है, एक रक्षक आवरण, ठीक है ना, जिसको कंचुक कहते हैं, चोल कहते हैं, सेलुलोज के जैसे ट्यूनिसिन से बना होता है। और इसमें जो प्रगुहा होती है, सिलोम जो होती है वो नहीं होती है, अनुपस्थित होती है। जो सिलोम होती है वो एब्सेंस होती है। सिलोम क्या पाई जाती है, सिलोम की बात करें तो सिलोम, आपने एक संघ सुना होगा सिलेंड्रेटा, आपने जब इनवर्टिब्रेट पढ़ा था, ठीक है ना, फर्स्ट ईयर में आपने जब इनवर्टिब्रेट पढ़ा था तो उसमें पढ़ा होगा सिलेंड्रेटा, आर्थ्रोपोडा, है ना, एनालिडा। तो सिलेंड्रेटा जो होते हैं उनका नाम ही सिलोम के आधार पर दिया गया था। सिलोम पाई जाती है, शरीर के अंदर गुहा होती है, बॉडी के अंदर कैविटी पाई जाती है ना, तो इसलिए इनको कहते हैं सिलोमिक। लेकिन इनके अंदर सिलोम होती नहीं है, और सिलोम नहीं होती है तो क्या होता है उनकी जगह पर, उसकी जगह पर एक आर्ट्रियल कैविटी होती है ना, एट्रियल कैविटी होती है, परिकोष्ठ गुहा। और इस एट्रियल कैविटी का जो अपर्चर होता है उसको कहते हैं एट्रियल अपर्चर, जिसके द्वारा ये बाहर की ओर क्या करती है, ओपन हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा ये जो नोटोकॉर्ड है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो यूरोकॉर्डेट्स होते हैं इनमें नोटोकॉर्ड जो पाई तो जाती है, लेकिन कहाँ पाई जाती है, इनकी टैल में पाई जाती है, इनकी दुम में, उनकी पूंछ में पाई जाती है। तो कहाँ पाई जाएगी, कौन सी अवस्था में, तो लार्वा की दुम में पाई जाती है, यानी एडल्ट के अंदर नहीं पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, उसकी लार्वा के अंदर पाई जाती है, ठीक है। और इसीलिए इनको यूरोकॉर्डेट्स भी कहते हैं। यूरो मतलब टैल ही होता है, और कॉर्ड मतलब रज्जू, या जो आप रीढ़ की हड्डी कहते हैं अपन, वही। तो इनमें कहाँ पाई जाती है, लार्वल अवस्था में पाई जाती है। और किसके अंदर पाई जाती है, पूंछ में पाई जाती है, टैल वाले पार्ट में पाई जाती है। इसके आगे बात करें, इनमें जो आहार नाल होती है, आहार नाल यानी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, ये एलिमेंट्री कैनाल पूरी कंप्लीट होती है, ठीक है ना, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है। और जो रेस्पायरेशन होता है इनमें वो गिल स्लिट्स के द्वारा होता है, कुलोम छिद्रों के द्वारा ये क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। उसके अलावा इनमें जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन टाइप का होता है। कैसा होता है, ओपन टाइप का। ये पिछली क्लास में बता चुका था मैं, ठीक है, हर्डमानिया में, कि इनमें खुले प्रकार का, ओपन प्रकार का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। एक तो बंद बताते हैं, बंद में क्या होता है, हमारे अंदर बंद पाया जाता है, ह्यूमन बींग्स के अंदर
क्लोज टाइप का ऊपर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जिसमें ब्लड जो होता है ब्लड वेसल्स के अंदर ही बहता है, ठीक है। लेकिन इनमें ब्लड वेसल्स में नहीं बहता, कहाँ रहता है, सीधे सेल्स और टिश्यूज के कनेक्ट रहता है, तो उसको कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके अलावा जो एक्सक्रीशन होता है, उत्सर्जन, शरीर से जो वेस्ट मटेरियल है उनको क्या करता, बाहर निकालना, ठीक है। ये उत्सर्जन होता है वृक्क कोशिकाओं के द्वारा होता है, जिनको नेफ्रोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, नेफ्रोसाइट्स। इसके द्वारा इनमें क्या होता है, उत्सर्जन या एक्सक्रीशन की क्रिया होती है। इसके लिए इनमें जो न्यूरल ग्लैंड भी पाई जाती है, पाइलोरिक ग्लैंड भी पाई जाती है, इसके द्वारा भी ये क्या करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं। और इसके जो अधिकतर जंतु होते हैं, अधिकतर जंतु क्या होते हैं, उभयलिंगी होते हैं। उभयलिंगी मतलब जो मोस्टली बायसेक्सुअल होते हैं। ये कैसे होते हैं, बायसेक्सुअल मतलब एक ही जीव के अंदर दोनों प्रकार के जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो मौजूद होते हैं, ठीक है ना, दोनों पाए जाते हैं, तो उसको कहते हैं उभयलिंगी, ठीक है। उसके अलावा जो फर्टिलाइजेशन होता है इनमें, ठीक है, वो क्रॉस द्वारा होता है। क्रॉस द्वारा मतलब मेल गैमिट और फीमेल गैमिट दोनों मिलेंगे, है ना, उसको कहते हैं क्रॉस, ठीक है। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, ये चीज़ भी मैंने बताई थी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि शरीर के अंदर अगर मेल गैमिट और फीमेल गैमिट मिले और जाइगोट बना है, युग्मनज बना है, ठीक है ना, नर युग्मक और मादा युग्मक अगर शरीर के अंदर जा करके मिले, मादा के गर्भाशय में ये क्रिया हो, ठीक है ना, यूटेरस में होती है, तो उसको कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, आंतरिक निषेचन। लेकिन जब ये बाहर होती है, यानी जो मेल है वो भी अपना स्पर्म जो है वो कहाँ छोड़ देगा, पानी में, और फीमेल जो है उसकी ओवा जो है वो भी कहाँ छोड़ देगी, पानी में। और पानी में जब ये दोनों मिलते हैं तो फर्टिलाइज होता है, उसको कहते हैं बाह्य निषेचन, यानी शरीर के बाहर होगा। कहाँ होगा, फीमेल के शरीर के बाहर। उसके अलावा इनमें जो डेवलपमेंट होता है वो होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इनडायरेक्ट का मतलब समझिएगा, इनडायरेक्ट का मतलब ये होता है, एक तो होता है डायरेक्ट प्रत्यक्ष और दूसरा होता है इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब ये होता है कि जो लार्वा होता है वो बिल्कुल कैसा होता है, बिल्कुल एडल्ट जैसा होता है दिखने में, मतलब एडल्ट के अंदर जो जो चीज़ें होती हैं वो लार्वा के अंदर भी होती हैं, है ना, तो उसको कहते हैं प्रत्यक्ष, लार्वा पाया नहीं जाता है, ठीक है। और अप्रत्यक्ष होगा तो उसमें क्या होगा, एक बीच में मीडियम स्टेज होगी, है ना, लार्वा जो होगा वो अलग होगा और एडल्ट होगा वो भी अलग होगा, तो बीच में फेस पाई जाती है लार्वा, ठीक है, इसलिए उसको कहते हैं अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट, ठीक है। और डायरेक्ट होगा तो कैसा होगा, लार्वा बिल्कुल कि बिल्कुल कैसा दिखाई देगा, वयस्क जैसा दिखाई देगा, एडल्ट जैसा दिखाई देगा, तो उसमें कोई मध्यस्थ कोई भी मीडियम फेस होती नहीं है। इसके अलावा जो रिप्रोडक्शन होता है वो अलिंगी प्रकार का होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और किसके द्वारा होता है, बडिंग द्वारा होता है, मुकुलन के द्वारा होता है इसमें, ठीक है। मैं एक एक वर्ड का यहाँ पर मतलब आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपकी जो डिक्शनरी है वो मजबूत हो, ताकि आप उन चीज़ों को, उन टर्म्स को आसानी से समझ पाएँ, ठीक है, और बाद में उसको अप्लाई भी कर पाएँ कि ये चीज़ होती क्या है। ओपन का मतलब क्या होता है ना, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, उसका मतलब क्या होता है, हर्माफ्रोडाइट क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कैसा होता है, ठीक है ना। और ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोडक्शन वाला जीव रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे अपन, तब इसको भी देखेंगे। ये थर्ड ईयर में आपका पूरा आप एनिमल फिजियोलॉजी है, वहाँ पे सारी चीज़ें भी पढ़नी है आपको, ठीक है। थैंक यू।